तो गौरीला सीरीज में आज हम सॉल्व कर रहे हैं साइंस के क्वेश्चन। जनरल साइंस के क्वेश्चन आपको 40 में 40 की तैयारी कराई जाएगी और यह एजू गौरीला की यह बुक है और आपकी गौरीला सीरीज चलेगी और टॉप आपके 40 क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे और मॉक टेस्ट हमारा इसमें आज का तीसरा है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें और जिन भाइयों ने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उन सभी के लिए धन्यवाद। देखिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में आवाज़ आ सकती है क्योंकि गर्मी ज़्यादा है और इस वजह से पंखा चल रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा कि सहायता बलों से जड़त्व के अनुपात को डैश डैश के रूप में जाना जाता है। तो कह रहा कि स्टैंटन संख्या, प्रांडल संख्या, रेले संख्या और रेनॉल्ड्स संख्या। तो देखिए 57 की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रेनॉल्ड्स संख्या। कौन सी? तो रेनॉल्ड्स संख्या सयान बलों के लिए जड़त्वीय बलों का अनुपात होता है और रेनॉल्ड्स संख्या एक आयामहीन संख्या है जिसका उपयोग द्रव्य प्रणालियों को वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है, जिसमें तरल पदार्थ के वेग या प्रवाह पैटर्न को नियंत्रित करने में चिपचिपाहट का प्रभाव महत्वपूर्ण होता है। आगे देखिए कह रहा कि डक्ट आकार के डिजाइन के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली विधि कौन सी है? कह रहा वेग कमी विधि है और समान घर्षण विधि है और स्टैटिक रिकेंस विधि है, दोहरी या दोहरी विधि है। तो 58 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टैटिक रिकेंस विधि हो जाएगा। डक्ट आकार के डिजाइन के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली विधि स्टैटिक रिकेंस विधि है। डिजाइन मास्टर HBSC में शामिल डक्ट वर्क के लिए स्टैटिक रीजन तीसरा आकार देने का तरीका है। पूरे सिस्टम में डक्ट वर्क में स्थित दबाव को स्थिर रखकर गणना का काम करती है। कह रहा देखिए 59 नंबर, आमतौर पर प्राकृतिक संवहन ऊष्मा, आमतौर पर जो है प्राकृतिक संवहन ऊर्जा, देखिए आगे आमतौर पर संवहन ऊर्जा जो है हस्तांतरण से जुड़ी एक गैर आयामी संख्या है। तो कह रहा कि ग्राफ्स संख्या, नुसेल्ट नंबर, वेबर नंबर और प्रांडल नंबर। तो देखिए 59 था, 59 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रासाफ संख्या हो जाएगी। ग्रासाफ संख्या JR द्रव्य गतिकी और ऊष्मा हस्तांतरण में एक गैर आयामी संख्या है जो तरल पर अभिनय करने वाली चिपचिपा बल के उछाल के अनुपात के अनुमान लगाती है। यह अक्सर प्राकृतिक संवहन से जुड़ी स्थितियों के अध्ययन में उत्पन्न होती है और रेनॉल्ड्स संख्या के जो है अनुरूप होती है। अब देखिए आपका न्यूमेरिकल का प्रश्न है, कह रहा विद्युत ऊर्जा की वाणिज्य यूनिट यानी किलोवाट जो बराबर किसके होती है? किसके बराबर होती है? तो मैं इसको थोड़ा सा इधर करके फिर बताता हूँ। देखिए क्या कह रहा, एक किलोवाट बराबर होता कितना है? 1 किलोवाट, देखिए 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? तो 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। कितना? 1000 वाट होता है। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है और 1 घंटा बराबर कितना होता है? यानी 1 आवर्स बराबर कितना होता है? तो 60 × 60 यानी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3600 सेकेंड। 3600 सेकेंड आ जाएगा। अब 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना हो जाएगा? तो 1000 × 60 × 60 और ये कितना हो जाएगा? देखिए 6×6 = 36 और 3 0, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 3.6 और इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा? 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 के पावर 6 आ जाएगा। विकल्प देखिए ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जूल आ जाएगा। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विलयन में विद्युत चालन की क्षमता नहीं है? तो कह रहा है कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, शर्करा और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो 61 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शर्करा में। जब चीनी शर्करा को पानी में मिलाया जाता है तो यह विद्युत
चालकता की सुविधाजनक बनाने के लिए आयनों का उत्पादित नहीं करता है। इसे इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो आपकी शर्करा है वह बिजली का संचालन करने में सक्षम नहीं है। अब देखिए आगे कह रहा है कि एक विद्युत बल्ब द्वारा 10 मिनट के लिए 0.6 एम्पियर की धारा ली जाती है। परिपथ में से होकर प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा निम्नलिखित में से क्या होगी। तो विकल्प आपके 4 आपके विकल्प यहाँ पे दिख रहे हैं 62 में। तो देखिए अगर दिए गए आंकड़े द्वारा धारा देखें तो धारा कितना दे रखा है, यानी आई का मान कितना दे रखा है। तो आई का मान जो दे रखा है वह 0.6 एम्पियर दे रखा है। और आपका समय कितना दे रखा है, यानी टी बराबर कितना दे रखा है। तो टी बराबर दे रखा है 10 मिनट। कितना, तो 10 मिनट दे रखा है। अब देखिए 10 क्या करेंगे, 0.6 है ना, 0.6 है। तो जब ये हो जाएगा 10 गुणे 60, यानी कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 600 सेकेंड हो जाएगा। कितना, 600 सेकेंड ये हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है, तो डेल्टा क्यू बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू बराबर हो जाएगा 1 इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। डेल्टा टी हो जाएगा। तब देखिए डेल्टा क्यू बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू बराबर हो जाएगा 0.6 और कितना मान आया है आपका टी का मान जो आपका आया है 600 आया है। तब यह कितना हो जाएगा 6 छक 36, यानी कितना हो जाएगा 360 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। 360 देखिए विकल्प नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। अब देखिए 63 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किस धातु का सर्वाधिक प्रयोग सामान्य रूप से तापदीम विद्युत बल्ब के तंतु को बनाने के लिए किया जाता है। कह रहा एल्युमिनियम, रजत, ताम्र और टंगस्टन। तो 63 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रजत का। तापीदम विद्युत बल्बों में तंतुओं के लिए टंगस्टन धातु का उपयोग किया जाता है। प्रकाश बल्बों को तंतु टंगस्टन तत्व से बने होते हैं। और आगे देखिए 64 कह रहा है कि कुंडन के लिए अंतराल गुणनांक निर्धारित करें और 36 स्टेटर स्लाइड्स जो 4 ध्रुव 1 से 8 तक का कुंडली का फैलाव है। तो देखिए कुल आपका जो आपका कुल कितना दे रखा है, तो 36 स्टेटर स्लाइड दे रखा है कुल आपका। और ध्रुवों की संख्या यहाँ पे आपका 4 है और कुंडली के फैलाव जो आपका दे रखा है 1 से 8 तक, यानी कुंडली का जो फैलाव दे रखा है वो आपका 7 हो जाएगा। 1 से 8 तक दे रखा है यानी 7 हो जाएगा। तब स्लाइड प्रति देखिए तब क्या हो जाएगा आपका के ई बराबर आपका हो जाएगा 36 बटे आपका 4 हो जाएगा। 36 बटे 4 हो जाएगा तो मान आपका 9 आ जाएगा। और खाली जो आपके स्लॉट्स की संख्या कितनी है, तो खाली स्लॉट की जो संख्या है वह कितनी हो जाएगी, 2 आपके हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तब देखिए अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा, अल्फ़ा बराबर 180 डिग्री 180 डिग्री इंटू में हो जाएगा 2/9 हो जाएगा। 2/9 हो जाएगा। ये 9 से आपका कटेगा 2 9 18, यानी 20 दूना आपका कितना हो जाएगा, अल्फ़ा का मान कितना हो जाएगा 40 आ जाएगा। 40 आ जाएगा। इसलिए अंतराल गुणांक की गणना निम्न प्रकार से की जा सकती है। जैसे इसमें आपका पहला जो होगा आपका कास देखिए पहला आपका जो हो जाएगा वह कास एन अल्फ़ा बटे आपका हो जाएगा क्या, तो 2 हो जाएगा। और यहाँ आपका अल्फ़ा का मान कितना आया है, 40 आया है और बटे का क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तब के ई बराबर कितना आ जाएगा, तो कास आपका 20 डिग्री आ जाएगा। कास 20 डिग्री ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 65 नंबर क्या कह रहा है कि फाई संधारित्र स्टार्टर संधारित्र चालन प्रेरण मोटर द्वारा मुख्य धारा और सहायक धारा के बीच आवश्यक फेज अंतर का उत्पादन कैसे किया जाता है। तो 65 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रारंभिक कुंडली के साथ श्रृंखला में एक संधारित्र को जोड़कर। किसको,
तो प्रारंभिक कुंडली के साथ श्रृंखला में एक संधात्रित को जोड़कर, जिसमें देखिए अगर बात करें श्रृंखला में एक संधात्रित को जोड़कर किया जाता है। फाई वाला प्रेरण मोटर स्वयं चालू होने वाला नहीं होता है, क्योंकि इस मोटर को चालू करने के लिए सहायक माध्यम या उपकरण की आवश्यकता होती है। फाई वाले प्रेरण मोटर को चालू करने के लिए एक सांधारिता को सहायक कुंडली के साथ श्रृंखला में जोड़ा जाता है, जिसका उपयोग परिणाम में बराबर लेकिन विपरीत दिशा में होने वाले प्रवाहों द्वारा उत्पन्न बल आघूर्ण के बीच कालांतर उत्पादित करने के लिए किया जाता है। अब देखिए कह रहा है कि एक सार्वत्रिक मोटर में उच्च प्रारंभिक बलाघूर्ण और चर गति विशेषताएं, क्योंकि यह डैश डैश होती हैं। तो देखिए यह होती हैं आपके श्रेणी कुंडलित। एक सार्वत्रिक मोटर में उच्च प्रारंभिक बलाघूर्ण चर गति विशेषता होती है, क्योंकि यह श्रेणी कुंडलित होती है। और सार्वत्रिक मोटर आपके द्विपरिवर्ती श्रेणी कुंडलित मोटर होता है, या आपके AC DC शक्ति पर संचालित किया जाता है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। अम्ल वर्षा के लिए कौन सा उत्तरदायी है, तो विकल्प ए कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो कह रहा कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्तरदायी है ना, पूछ रहा है, तो ये तो होगा नहीं, पहला तो होगा नहीं। आगे देखिए आगे यहाँ देखिए फिर कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और प्रोपेन और नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। तो प्रश्न क्या कह रहा था कि देखिए प्रश्न कह रहा था कि कौन सा अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो अम्ल वर्षा के लिए कौन सा उत्तरदायी है, तो विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड यानी देखिए नाइट्रस ऑक्साइड यानी आपका NOx। नाइट्रस ऑक्साइड जो है देखिए नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 यह तब तक परिणाम होता है सल्फर डाइऑक्साइड का नाइट्रोजन ऑक्साइड के वातावरण में उत्सर्जित होते हैं और हवा में इनको वायु धारा ले जाया जाता है। और सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड अम्ल बनाने के लिए जल, ऑक्सीजन और अन्य नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए जल, ऑक्सीजन और अन्य रसायनों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। कह रहा एक तत्व का परमाणु क्रमांक 15 है, इसके रासायनिक गुण निम्न में से किस तत्व के समान होंगे। तो देखिए आपका किस तत्व के समान होंगे 68 में ये हो जाएंगे। देखिए एक तत्व का परमाणु क्रमांक अगर 15 है तो यह रासायनिक गुण आपका N7 के समान होगा। परमाणु संख्या 15 बैलेंस इलेक्ट्रॉनों के बाहरी छोर में और 5 इलेक्ट्रॉन जो हो जाएंगे। देखिए परमाणु संख्या 15 के बैलेंस इलेक्ट्रॉनों में बाहरी जो हो जाएंगे वह 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 5 इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन के बाहरी आवरण में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कह रहा कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। तो क्रोमेटोग्राफी का तकनीकी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो 69 है। तो कह रहा रंगीन पदार्थों को पहचानने में और पदार्थों की संरचना निर्धारित करने में और रंगीन पदार्थों को प्रभाजी आसवन में और एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। तो 69 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रंगीन पदार्थों को प्रभाजी आसवन में आपका जो है क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए क्या कह रहा कि शुष्क बर्फ है तो 70 का बी हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा, शुष्क बर्फ जो हो जाएगा वह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा CO2 हो जाएगा। को जब उच्च दाब पर संपीड़ित करके ठंडा किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है द्रव में आपका संघनित हो जाता है और दाब बढ़ाने पर कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे ठोस में आपका परिवर्तित हो जाता है और जिसे शुष्क बर्फ कहते हैं। इसका उपयोग रेफ्रिजरेशन में होता है। कह रहा जल का वाष्प में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो यह हो जाएगा आपका भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। भौतिक परिवर्तन में
वह परिवर्तन होते हैं जिनके वापस अपने मूल अवस्था में परिवर्तित किया जाता है। जैसे मोमबत्ती अगर पिघल जाए, जैसे देखिए कपूर है, कपूर को अगर पिघलाकर जो है अगर द्रव्य बना देते हैं, फिर वह अपने पहले जैसा हो जाएगा, मोमबत्ती हो गई, या फिर उसी आपके रूप में आ जाएंगे। जैसे बर्फ़ को अगर पिघला दिया जाए तो पानी बन जाएगा, फिर उसको जमा दिया जाए तो बर्फ़ बन जाएगा। ये सब क्या है, तो आपके भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। अब देखिए 72 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तरल पेशी के संचय के बाद शिथिल हो जाती है। तो कह रहा कि लैक्टिक अम्ल और पायरुविक अम्ल, बेंजोइक अम्ल और यूरिक अम्ल। तो निम्नलिखित में से किस तरल पेशी के संचय के बाद शिथिल हो जाती है। तो 72 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल। देखिए श्वसन के दौरान ग्लूकोज के जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जब एक पेशी को लगातार व्यायाम के अधीन किया जाता है तो ऑक्सीजन को कम उपलब्धता होती है। इसमें ग्लूकोज को आपके विघटन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप लैक्टिक अम्ल बनता है। और 73 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा पृथ्वी की आयु निर्धारित की जाती है। तो कह रहा कार्बन डेटिंग विधि, जैव प्रौद्योगिकी, जैविक घड़ी विधि और यूरेनियम विधि। अगर पृथ्वी की आयु निर्धारित की किसके द्वारा जो है, किस विधि के द्वारा जो है पृथ्वी की आयु की जो है निर्धारित की जाती है, किस विधि द्वारा, तो 73 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूरेनियम विधि है। भूगर्भीय समय के पैमाने और पृथ्वी के लिए आपके 4.5 अरब वर्ष की आयु के अनुसार यूरेनियम, थोरियम, लैंड रेडियोमेट्रिक डेटिंग विषयों पर अत्यधिक निर्भर होता है। यह सिद्धांत पृथ्वी की शुरुआत लगभग 6 अरब पहले बिग बैंग घटना से होता है। बिग बैंग सिद्धांत का मानना है कि सभी तारे, ग्रह, सौरमंडल, आकाशीय गंगा एक बड़े विस्फोटक के परिणाम थे जिसने सामग्री को तेजी से अंतरिक्ष में भेजा, और समय के साथ सामग्री के बड़े टुकड़ों को गुरुत्वाकर्षण बल ने छोटे टुकड़ों को आकर्षित किया और आकाश गंगाओं और सौरमंडल का निर्माण किया। अब देखिए यही कह रहा है कि 74 नंबर परमाणु रिएक्टर क्या है। क्या पूछ रहा है, परमाणु रिएक्टर क्या है। तो 74 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परमाणु विखंडन। क्या हो जाएगा, परमाणु विखंडन हो जाएगा। परमाणु रिएक्टर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग विखंडन, परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रिया या परमाणु संलयन प्रक्रिया की आरंभ करने और नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। परमाणु रिएक्टरों का उपयोग बिजली उत्पादन और परमाणु समुद्री प्रणोदन के लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किया जाता है। परमाणु विखंडन से ऊष्मा एक कार्यशील द्रव्य में या गैस में जाती है, जो बदले में अपने टरबाइनों के माध्यम से चलती है, या तो जहाज़ के प्रोपेलर को चलाते हैं या विद्युत जनरेटर को शॉफ्ट को घुमाते हैं। 7वां कह रहा है कि 75 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित उर्वरक है। तो मिश्रित उर्वरक पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा NPK। क्या हो जाएगा, NPK। देखिए NPK उर्वरक विभिन्न अनुपातों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम युक्त मिश्रित उर्वरक होता है, जो पौधे की वृद्धि और उच्च फसल को पैदावार को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक होता है। और देखिए क्या कह रहा है कि 76 नंबर कि बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो बुलेट प्रूफ अगर सामग्री बनाना है तो उसके लिए कौन सा जो आपका बहुलक व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो 76 का बी हो जाएगा, पॉलीएमाइड्स हो जाएगा। क्या, तो पॉलीएमाइड्स हो जाएगा। बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने के लिए पॉलीएमाइड्स पॉलीमर का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। यह पॉलीएमाइड का एक बहुलक है जिसमें आवर्ती एमाइड समूह मुख्य बहुलक श्रृंखला के अभिन्न अंगों के रूप में होते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है। 77 नंबर कह रहा कि फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयुक्त रसायन क्या है। तो फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में जो आपका प्रयुक्त रसायन क्या है, तो यह हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट हो जाएगा। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयुक्त होने वाले रसायन सोडियम थायोसल्फेट है। और क्या है, तो फिक्सेशन आमतौर पर थायोसल्फेट नामक का घोल के साथ फिल्म या कागज़ का इलाज करके
प्राप्त किया जाता है। 78 नंबर कहीं कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग यह पुष्टि करने के लिए किया जाता है कि पीने के पानी में गामा उत्सर्जक आइसोटोप हैं या नहीं। तो कह रहा है माइक्रोस्कोप और लीड प्लेट और सिंटिलेशन काउंटर और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो 78 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सेंटिलेशन काउंटर। सेंटिलेशन काउंटर का उपयोग यह पुष्टि करने के लिए किया जाता है कि पीने के पानी में या गामा उत्सर्जक आइसोटोप उपलब्ध है या नहीं। 79 नंबर कह रहा है कि सामग्री के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा चार्जेबल बैटरी में इलेक्ट्रोड के रूप में कार्य करता है जो आमतौर पर टॉर्च लाइट, इलेक्ट्रिक सेवर आदि जैसे उपकरणों में प्रयोग किया जाता है। यह हो जाएगा क्या, तो निकिल और कैडमियम हो जाएगा। देखिए 1990 के दशक में निकेल कैडमियम बैक्टीरियो का उपयोग आमतौर पर टॉर्च लाइट और इलेक्ट्रिक सेवर और अन्य वेब पोर्टल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे उपकरणों में जो है प्रयोग किया जाता था। अब कह रहा है देखिए 80 नंबर कि एक आनुवंशिक रूप से इंजीनियर सूक्ष्म जीव से तेल रिसाव के जैव उपचार में सफलतापूर्वक प्रयोग किया जाता है। तो यह डैश डैश एक प्रजाति किसकी है। तो यह प्रजाति हो जाएगी आपके ह्यूमोडोमोनास। क्या, एक आनुवंशिक रूप से इंजीनियर सूक्ष्म जीव से तेल रिसाव के लिए जैव उपचार में सफलतापूर्वक प्रयोग किया जाता है। स्यूडोमोनास एक प्रजाति है, इसे चक्रवात के सुपर बैग भी कहा जाता है। कह रहा डीएनए का रासायनिक चाकू है, डीएनए का रासायनिक चाकू पूछ रहा है। तो 81 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एंडोन्यूक्लियज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो एंडोन्यूक्लियज एंजाइम होते हैं जो आपके पॉलीन्यूक्लियोइड श्रृंखला के भीतर आपके फास्फोडाइटर बंधन को तोड़ते हैं और कुछ डीऑक्सोराइबोन्यूक्लियज को जो है अपेक्षाकृत विशिष्ट रूप से काटते हैं, जबकि कहीं जिन्हें आमतौर पर प्रतिबंधित और एंडोनाइक्लाइज कहा जाता है। कह रहा कि उच्च पौधे में क्लोरोप्लास्ट का आकार डैश डैश होता है। कह रहा कि डिस्कोइड, कप के ऊपर, मेखला के ऊपर और इनमें से कोई नहीं। तो उच्च पौधों में क्लोरोप्लास्ट का आकार कैसा होता है। 82 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डिस्कॉइड। उच्च पौधों में क्लोरोप्लास्ट का आकार डिस्कॉइड होता है। क्लोरोप्लास्ट कोशिका अंग है जिसका आकार परिवर्तनशील होता है। उदाहरण के लिए शैवाल में क्लोरोप्लास्ट विभिन्न प्रकार का आकार दिखाता है, जैसे आपका जालीदार और सर्पिल तारे के आकार। और उच्च पौधों में हालांकि क्लोरोप्लास्ट डिस्क का तरह यह डिस्कॉइड नहीं होता है। अब देखिए क्या कह रहा, पौधे में लचीलेपन निम्नलिखित में से किस ऊतक के कारण होते हैं। तो 83 का बी हो जाएगा आपके क्लेन काइमा के द्वारा। क्लेन काइमा एक विशेष सरल स्थायी ऊतक है जो पौधे के अस्तित्व और लचीलापन प्रदान करता है। यह ऊतक जीवित कोशिकाओं से बना होता है जो भित्ति पर सेल्यूलोज और पेप्टिन और हेमकोलोजी आवश्यक मोटाई होती है। कह रहा कि क्या, वाटर क्रेडिट के अर्थ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। वाटर क्रेडिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए क्या कह रहा है, यह जल एवं स्वच्छता कार्य के लिए सूक्ष्म विधि संसाधनों यानी माइक्रो फाइनेंस टूल्स जो है लागू करता है। और सेकंड कह रहा है कि यह एक वैश्विक पहल है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक के तत्वाधान में प्रारंभ किया गया था। और तीसरा कह रहा है कि यह उद्देश्य निर्धन व्यक्तियों को सहायकी के बिना अपनी जल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समर्थ बनाने का। तो निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है। तो 84 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल पहला और तीसरा। वाटर क्रेडिट के संदर्भ में यह जल एक स्वच्छता क्षेत्र में कार्य के लिए सूक्ष्म वित्त संसाधनों और माइक्रो फाइनेंस टूल्स का लागू करता है। इसका उद्देश्य निर्धन व्यक्तियों को सहायकी के बिना अपनी जल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय बनाना है। कह रहा प्रकृति में निम्नलिखित में से किन जीवों का मृद वाहिनी सतह पर जीवित पाए जाने का सर्वाधिक संभावना है।
तो 85 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहला दूसरा तीसरा, यानी पहला दूसरा और तीसरा, यानी फर्न, लाइकेन और मांस। फर्न, मांस और मशरूम के मृदभिन्न सतह पर जीवित पाए जाने वाले अधिक संभावना होती है। फर्न आमतौर पर समशीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय दोनों क्षेत्र के छायांकित नाम जंगलों के बीच हैं। कुछ फर्न प्रजातियां मिट्टी और चट्टानों के रूप में विकसित होते हैं। कह रहा एक पक्षी के, देखिए ध्यान से कह रहा कि एक पक्षी के पंख और कीड़ों के पंख होते हैं। एक पंछी के पंख और कीड़ों के पंख कैसे होते हैं? तो विकल्प ए हो जाएगा कि एक पक्षी के पंख और कीड़ों के पंख की अनुरूप संरचनाएं होती है। अनुरूप संरचनाएं ऐसी संरचनाएं जो आपके असंबंधित जीवों के समान है। संरचना समान है क्योंकि समान कार्य करने के लिए विकसित होती है, इसलिए यह कहा गया है कि सामान्य पूर्वज से विरासत में मिली। उदाहरण के लिए जैसे कीड़े, पक्षियों के पंख बाहर की ओर एक जैसे दिखते हैं, जिसे समरूपी अंग कहते हैं। कह रहा कि देखिए 87 नंबर क्या कह रहा है कि नियो डार्विनवाद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकासवाद के लिए उत्तरदायी है? तो नियो डार्विनवाद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकासवाद के लिए आपका उत्तरदायी है? तो 87 का डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अब देखिए कह रहा कि प्रतिरक्षी का कौन सा भाग प्रतिजन बाध्यकारी स्थल प्रदान करता है? तो 88 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परिवर्तनशील भाग। कि परिवर्तनशील भाग प्रतिरक्षी का वह भाग है जो प्रतिजन बाध्यकारी स्थल प्रदान करता है। 110 और 130 के अमीनो एसिड से बना यह परिवर्तनशील भाग प्रतिरक्षा को प्रतिजन को बनाने के लिए विशिष्ट योगदान देता है। कह रहा कि केंद्रीय सहसंयुगता निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का संदर्भित करती है? तो ये जो करती है स्वयं प्रतिजनों के लिए विशिष्ट लिम्फोसाइट का विनाश। केंद्रीय सहिष्णुता लिम्फोसाइट के विनाश का संदर्भित करती है। यह स्वयं प्रतिजनों के लिए विशिष्ट और मानव प्रतिरक्षा प्रणाली में केंद्रीय सहिष्णुता के लिए जो है सहिष्णुता किसी के विकास के लिए टी या बी पर लिम्फोसाइट को नष्ट करने के लिए प्रक्रिया है जो स्वयं के लिए प्रतिक्रियाशील है। 90 नंबर लास्ट प्रश्न है, फिर चलेंगे न्यूमेरिकल 2-4 देखेंगे। कह रहा द्विध्रुवीय बीमार को उपचार के लिए एक रोगी को कार्बोमोजेपिन यानी ट्रेगटोल निर्धारित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोगशाला परिणाम इंगित करता है कि रोगी इस दवा के दुष्प्रभाव का अनुभव कर रहा है? तो 90 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपका न्यूट्रोफिल की संख्या जब आपकी 1200 प्रति मीटर आपका घन होगा। अब देखिए 51 नंबर में क्या कह रहा है कि संख्या 4.8000 इंटू 1044480001.50 में सार्थक अंकों की संख्या है। तो सार्थक अंकों के लिए कुछ नहीं करना होता है। तो देखिए सार्थक अंकों के लिए बात करें तो 4, देखिए 4, उसके बाद 8, उसके बाद कितने हैं 000 हैं। 000 या कितने होएगा टोटल आपके 5 हो गए। अभी नहीं समझ आ गया पर पूरा सॉल्व कर लेने दीजिए। फिर देखिए यहाँ पे देखिए यह कितना है 4, 8 और 000 और क्या है तो आपका 50 ये कितना हो जाएगा 2 और 3 2 5 और 5 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। विकल्प नंबर देखिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और कह रहा है कि विद्युत शक्ति का एसआई इकाई क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाट होती है जिसे डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। कह रहा है कि प्रकाश वर्ष एक इकाई है जिसका उपयोग डैश डैश का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। तो 53 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दूरी मापने के लिए किया जाता है। और कह रहा है कि कोणीय संवेग का एसआई इकाई क्या है? कोणीय संवेग का एसआई इकाई क्या होती है? तो kgm² S/-1